हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का अध्याय 2 में अम्ल, क्षारक एवं लवण। इस चैप्टर से संबंधित हम 14 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं और बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और यही 14 प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हमारे पास पहला प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो हमारे पास प्रश्न है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न की हेडिंग डालेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया और लिखेंगे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, यह प्रक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब हम इस अभिक्रिया को समीकरण के साथ समझते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर समीकरण है जिसमें हमारे पास है यहाँ पर है HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह एक अम्लीय होता है, अम्ल और क्षार मिलकर मतलब ये अम्ल होता है। और हमारे पास यहाँ पर है NaOH जिसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। यह एक क्षारीय है मतलब अम्ल और क्षार मिलकर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है NaCl, यह सोडियम क्लोराइड होता है जो कि एक नमक होता है मतलब लवण होता है और प्लस में बन रहा है यहाँ पर जल H2O और यह जल का सूत्र है। तो इस कहने का मतलब है कि अम्ल और क्षार मिलकर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब हमारे पास दूसरा प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, और यह प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो हमारे पास उत्तर है, सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस की और लिखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे पीओपी भी कहा जाता है एक सफेद पाउडर है जो जिप्सम को गर्म करके बनाया जाता है। जब जिप्सम को 100 सेल्सियस डिग्री से अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अब इसे समझने के लिए हमारे पास एक समीकरण भी है। हमारे पास यहाँ पर जिप्सम है, यह जिप्सम का सूत्र है जिसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है। यहाँ पर डाई का मतलब होता है दो अणु जल के है, डाई का मतलब दो होता है, मोनो का मतलब एक होता है और ट्राई का मतलब 3 होता है। तो यहाँ पर डाई का मतलब आ जाएगा 2। तो जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट मतलब जिप्सम को 100 सेल्सियस डिग्री ताप से अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो यह जल के अणु को त्याग देता है, मतलब यहाँ पर 1.5 अणु जल के जो थे उसको त्याग दिया और जो आधा अणु बचा इसके कारण हमारा पास यहाँ पर बचा कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O जिसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं और ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ये इसका रासायनिक नाम है और प्रचलित नाम इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास प्रश्न तीसरा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखना है, लेकिन इससे पहले हम यह समझ लेते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो हमारे पास उत्तर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करके जिप्सम बनाता है जो लगभग 5 से 15 मिनट में कठोर ठोस में बदल जाता है। तो यहाँ पर अब हम इसकी अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो जल के साथ अभिक्रिया करके जिप्सम बनाता है और जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जो 5 से 15 मिनट में कठोर ठोस में बदल जाता है। आई होप कि अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास चौथा प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए। अभी हमने प्रश्न तीसरा पढ़ा जिसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करके जिप्सम बना लेता है। तो यहाँ पर अर्धरोधी बर्तन का मतलब वही है कि एक ऐसा बर्तन जो जल का विरोध करे। यदि अर्धरोधी बर्तन नहीं होगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ
क्रिया कर लेगा। अर्ध का मतलब होता है नमी, मतलब गीला। तो यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया कर लेगा तो जिप्सम बना लेगा। इसके लिए इसे अर्धरोधी बर्तन में रखा जाना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास उत्तर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में इसलिए रखा जाना चाहिए क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से अभिक्रिया करके जिप्सम बनाता है। जिप्सम एक खनिज है जो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट से बना होता है, जिसका रासायनिक सूत्र CaSO4.2H2O है। अब इसके लिए भी हमारे पास सेम समीकरण है जो प्रश्न तीसरे में लिखा था। यहाँ पर हमारे पास है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, मतलब हेमीहाइड्रेट H2O, और यह जल के साथ अभिक्रिया करके जिप्सम बनाता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। आई होप कि यह भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास पांचवा प्रश्न है, विरंजक चूर्ण कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे विरंजक चूर्ण की और लिखेंगे शुष्क कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। तो बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। इसके लिए भी हमारे पास एक समीकरण है। तो यहाँ पर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो यहाँ पर Cl2 ये क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, जिससे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है और जिसे विरंजक चूर्ण कहते हैं, और प्लस में जल का निर्माण भी होता है। विरंजक चूर्ण, जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है, का रासायनिक सूत्र CaOCl2 है और इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। यह एक पीला तीखी गंध वाला ठोस पदार्थ है जो पानी में घुलनशील है। नेक्स्ट प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा, इस अभिक्रिया के समीकरण लिखिए। पहले हमें यह बताना है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होता है, और फिर इसके लिए हमें समीकरण भी लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, और इसका रासायनिक नाम सोडियम बाई कार्बोनेट भी होता है। हम यहाँ पर H को बाई भी बोला जाता है और हाइड्रोजन भी बोला जाता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, के विलयन को गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब इस अभिक्रिया के लिए हमारे पास समीकरण भी है। तो हमारे पास यहाँ पर है सोडियम बाई कार्बोनेट, इसके दो अणु होते हैं जिसे हम गर्म करते हैं तो यह सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा। इस सूत्र को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सोडियम बाई कार्बोनेट भी कहा जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। तो हमारे पास उत्तर है, दही और अन्य खट्टे पदार्थों में अम्ल होता है, इसलिए जब उन्हें पीतल एवं तांबे के बर्तनों में रखा जाता है तो अम्ल धातु से क्रिया करके हानिकारक उत्पाद और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जिससे भोजन खराब हो जाता है और खाने योग्य नहीं रहता है और भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। अब इसे समझने के लिए हमारे पास पहले शब्द समीकरण है। यहाँ पर जो पीतल होता है वो धातु होता है और दही और अन्य खट्टे पदार्थ अम्लीय होते हैं। जो धातु तो क्या करता है, अम्ल धातु से क्रिया करके धातु नमक और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, और धातु नमक ये लवण होता है जो कि एक हानिकारक उत्पाद होता है। अब हम इस शब्द समीकरण को सूत्र समीकरण से समझेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास उदाहरण है, यदि तांबे कॉपर के बर्तन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ प्रतिक्रिया होती है, तो यहाँ पर हमारे पास इसके लिए सूत्र है, कॉपर जो कि एक धातु है और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो कि अम्लीय होता है, से क्रिया करता है तो कॉपर क्लोराइड बनाता है और प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब यहाँ पर जो कॉपर क्लोराइड है वो एक विषैला लवण है, इसीलिए तांबे के बर्तनों में दही या खट्टे पदार्थों को रखना नहीं चाहिए। आई होप कि अभी आपको समझ में आ गया होगा।
अब हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न है, क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे क्लोर क्षार अभिक्रिया और लिखेंगे क्लोर क्षार अभिक्रिया एक औद्योगिक प्रक्रिया है जिसमें सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह विघटित होकर क्लोरीन गैस Cl2, हाइड्रोजन गैस H2 और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जिसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं बनाता है। इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं जो क्रमशः क्लोर और क्षार है। आइए इसे हम एक समीकरण के साथ समझते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर रासायनिक समीकरण है। तो हमारे पास यहाँ पर सोडियम क्लोराइड प्लस 2H2O, इसका मतलब है कि यहाँ पर सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रयुक्त की जाती है। मतलब यहाँ पर सोडियम क्लोराइड एक नमक होता है जो जल में घुला होता है, तो उसे ही जलीय विलयन कहते हैं। तो इसके जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब यहाँ पर इस क्लोरीन के कारण इसे क्लोर बोला जाता है और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बन रहा है और यह एक क्षारी है, इसलिए इसको क्षार भी कहा जाता है। इसी के कारण इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र और उपयोग लिखिए। यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है। तो हमारे पास यहाँ पर उत्तर में आ जाएगा बेकिंग सोडा, जिसे खाने का सोडा भी कहा जाता है। इसका हमें रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र और उपयोग बताना है। तो यहाँ पर है हमारे पास रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। अब हमें लिखते हैं रासायनिक सूत्र। तो हमारे पास रासायनिक सूत्र आ जाएगा NaHCO3, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। अब हमें बेकिंग सोडे के 4 उपयोग लिखना है। आपको उपयोग लिखना है 2, यदि पूछा जाए तो 2 उपयोग लिख देना, हम यहाँ पर 4 लिखते हैं। तो पहला उपयोग है बेकिंग पाउडर बनाने में, दूसरा है झागदार शीतल पेय आदि बनाने में, तीसरा पॉइंट है अग्निशामक यंत्रों में और चौथा पॉइंट है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, धावन सोडा का रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र और उपयोग लिखिए। यह प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो हमारे पास उत्तर है धावन सोडा, जिसे वाशिंग सोडा या धोने का सोडा कहते हैं। इसका भी हमें रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र और उपयोग लिखना है। तो हमारे पास यहाँ पर रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, रासायनिक सूत्र आ जाएगा Na2CO3 और उपयोग है हमारे पास, पहला पॉइंट है इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। दूसरा पॉइंट है इसका उपयोग कांच, साबुन तथा कागज उद्योग में होता है। तीसरा पॉइंट है इसे जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और चौथा पॉइंट है इसका उपयोग बोरेक्स जैसे अन्य सोडियम यौगिकों के निर्माण में भी किया जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र और उपयोग लिखिए। यह प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न को भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और इस प्रश्न में भी हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र और उपयोग बताना है। तो सबसे पहले हम नाम लिख लेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस और इसका रासायनिक नाम होता है, तो हम लिख लेंगे रासायनिक नाम होता है इसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हमारे पास रासायनिक सूत्र आ जाएगा CaSO4.12H2O, मतलब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका रासायनिक सूत्र हो गया। अब हमें इसके उपयोग लिखना है। तो पहला पॉइंट है चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में उपयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट है इसका उपयोग मूर्तियों, सजावटी वस्तु आदि बनाने में किया जाता है। और तीसरा पॉइंट है दंत चिकित्सा में इसका उपयोग दांतों और मसूड़ों के साँचे बनाने के लिए किया जाता है। आई होप कि अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र और उपयोग लिखिए। यह प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और इसे भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर हमें विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र और उपयोग बताना है। और विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नाम लिखेंगे विरंजक चूर्ण।
इसका रासायनिक नाम आ जाएगा हमारे पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। रासायनिक सूत्र होता है इसका CaOCl2। अब इसके उपयोग लिखेंगे तो हमारे पास पहला पॉइंट है कपड़ा उद्योग में विरंजक चूर्ण का उपयोग सूती और लिनन जैसे कपड़ों को ब्लीच करने के लिए किया जाता है, जिससे वे सफेद और चमकदार हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट है विरंजक चूर्ण का उपयोग विभिन्न प्रकार के रसायनों के उत्पादन में ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। तीसरा पॉइंट है पानी को शुद्ध करने में विरंजक चूर्ण में कीटाणुनाशक गुण होते हैं, इसलिए इसका उपयोग पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। और चौथा पॉइंट है कागज उद्योग में कागज बनाने की प्रक्रिया में विरंजक चूर्ण का उपयोग लुगदी को ब्लीच करने के लिए किया जाता है, जिससे कागज का रंग हल्का हो जाता है और यह अधिक सफेद दिखाई देता है। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न है निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। इस प्रश्न में टोटल 4 अभिक्रिया है जिन्हें हमें पहले शब्द समीकरण में लिखना है और फिर संतुलित करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सभी अभिक्रिया में धातुएं हैं, मतलब यहाँ पर दानेदार जिंक ये धातु है, मैग्नीशियम पट्टी यह भी धातु है, एल्यूमिनियम चूर्ण और लोहे के रेतन ये सभी अभिक्रियाओं में धातुएं हैं और ये अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रही। और यहाँ पर सभी सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। मतलब जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। मतलब इन अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन गैस जरूर बनेगी उत्पाद के रूप में। अब हमारे पास पहली अभिक्रिया है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। अब हम इस अभिक्रिया को पहले शब्द समीकरण में लिखेंगे और फिर उसे सूत्र समीकरण में लिखेंगे और यदि वह समीकरण संतुलित है तो ठीक है और यदि असंतुलित होता है तो फिर हम उसे संतुलित करेंगे। तो हमारे पास इस अभिक्रिया के लिए शब्द समीकरण है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस जिंक। मतलब जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो धातु होती है वो अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है और यह प्रत्येक अभिक्रिया में होता है। तो यहाँ पर जो जिंक है वो धातु है और सल्फ्यूरिक अम्ल एक अम्ल है। अब हम इस शब्द समीकरण से सूत्र समीकरण बनाएंगे। अब किसी भी शब्द समीकरण को सूत्र समीकरण में लिखने से पहले हमें उनके तत्वों की संयोजकता पता होना चाहिए, तभी हम शब्द समीकरण को सूत्र समीकरण में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले इन तत्वों की संयोजकता लिख लेते हैं। तो यहाँ पर है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं और जो हाइड्रोजन और सल्फेट से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन की संयोजकता भी लिखेंगे। तो हाइड्रोजन का संकेत होता है H और इसकी संयोजकता होती है 1। अब जो सल्फ्यूरिक होता है उसमें सल्फेट भी होता है, तो सल्फेट का सूत्र होता है SO4 और इसकी संयोजकता होती है 2। और जो सल्फेट है वो सल्फर और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है और यहाँ पर इसकी संयोजकता 2 होती है। हमारे पास जिंक है, इसका संकेत Zn होता है और इसकी संयोजकता 2 होती है। अब हम इन संयोजकता के आधार पर इस शब्द समीकरण को सूत्र समीकरण में लिखेंगे और जब हम सूत्र समीकरण बनाते हैं तो यहाँ पर इन संयोजकता को इन तत्वों के क्रॉस में लिखा जाता है। मतलब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फेट की संयोजकता हाइड्रोजन के साथ और हाइड्रोजन की संयोजकता सल्फेट के साथ लिखी जाती है, यही सूत्र का नियम होता है। तो यहाँ पर H2SO4 आ गया क्योंकि यहाँ पर सल्फेट की जो संयोजकता है 2 वो हाइड्रोजन के साथ लिखी गई है और हाइड्रोजन की संयोजकता 1 वो सल्फेट के साथ लिखी गई। और यहाँ पर सल्फेट के साथ लिखने के लिए हमें ब्रैकेट में SO लगाना था और यहाँ पर 1 लिखना था, लेकिन 1 को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसलिए हमने यहाँ पर 1 नहीं लिखा है। प्लस में हमारे पास यहाँ पर जिंक है तो हमने जिंक कर दिया। अब इन दोनों की अभिक्रिया से बन रहा है जिंक सल्फेट, तो हमने यहाँ पर कर दिया ZnSO4। अब यहाँ पर दोनों तत्वों की संयोजकता इक्वल है, जिंक की भी संयोजकता 2 है और सल्फेट की भी संयोजकता 2 है। जब दोनों की संयोजकता इक्वल होती है तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती, मतलब संयोजकता से संयोजकता कैंसिल हो जाती है। और प्लस में हाइड्रोजन, तो हमने हाइड्रोजन का सूत्र लिख दिया H2 क्योंकि हाइड्रोजन का संकेत H होता है और हाइड्रोजन का सूत्र H2 होता है। अब ये समीकरण संतुलित है या असंतुलित हम ये समझ लेते हैं। तो ये जो पदार्थ होते हैं बाएं पक्ष में ये हमारे अभिकारक कहलाते हैं और दाएं पक्ष
में लिखा हुआ हमारा उत्पाद कहलाता है। अब संतुलित समीकरण क्या होता है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों की परमाणु संख्या और उत्पाद की परमाणु संख्या बराबर हो तो वह संतुलित समीकरण होता है। अब यहाँ पर हम इन तत्वों की संयोजकता गिन लेते हैं कि ये बराबर है या नहीं। तो अभिकारक में जो हाइड्रोजन है इसकी परमाणु संख्या 2 है और उत्पाद में भी हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है। इस प्रकार हाइड्रोजन संतुलित है। यहाँ पर सल्फेट है, इसकी परमाणु संख्या 1 है और उत्पाद में भी सल्फेट की परमाणु संख्या 1 है। इस प्रकार सल्फेट भी संतुलित है। और यदि अब सल्फेट के अलग अलग तत्वों की परमाणु संख्या भी निकालोगे तो भी समान ही रहेगी। मतलब यदि हम सल्फर की परमाणु संख्या देखेंगे तो यहाँ पर 1 है और उत्पाद में भी सल्फर की परमाणु संख्या 1 है। ऑक्सीजन की यहाँ पर परमाणु संख्या 4 है अभिकारक में और उत्पाद में भी ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 4 है। इस प्रकार भी यह संतुलित है। और अभिकारक में यहाँ पर जिंक Za इसकी परमाणु संख्या 1 है और उत्पाद में भी जिंक की परमाणु संख्या 1 है। इस प्रकार ये जो समीकरण है ये संतुलित समीकरण है। तो हम लिख देंगे कि यह समीकरण संतुलित समीकरण है। आई होप कि यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास अगली अभिक्रिया है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। अब हमें इस अभिक्रिया को भी पहले शब्द समीकरण में बनाना होगा, फिर शब्द समीकरण से हम सूत्र समीकरण बनाएंगे और वो समीकरण यदि संतुलित हो तो ठीक है और यदि वो असंतुलित होता है तो फिर हम उसे संतुलित करेंगे। तो हमारे पास इस अभिक्रिया का शब्द समीकरण है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस मैग्नीशियम। मतलब जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। अब हमें इस शब्द समीकरण से सूत्र समीकरण बनाना है जिसके लिए हमें इनके तत्वों की संयोजकता पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इन तत्वों की संयोजकता लिख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे हाइड्रोजन क्लोराइड कहा जाता है, जिसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन तत्व शामिल है। तो यहाँ पर हम पहले हाइड्रोजन की संयोजकता लिखेंगे। तो हाइड्रोजन का संकेत H होता है और उसकी संयोजकता 1 होती है। अब यहाँ पर क्लोरिक है, इसका मतलब है कि क्लोराइड जिसका संकेत Cl होता है और उसकी संयोजकता 1 होती है। अब हमारे पास यहाँ पर तत्व मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का संकेत Mg होता है और इसकी संयोजकता 2 होती है। अब हम संयोजकता के आधार पर इस शब्द समीकरण को सूत्र समीकरण में लिखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हमारे पास आ जाएगा HCl। अब यहाँ पर जब तत्वों को सूत्र के रूप में लिखा जाता है तो इनकी संयोजकता को क्रॉस में लिखा जाता है। मतलब क्लोराइड की संयोजकता हाइड्रोजन के साथ और हाइड्रोजन की संयोजकता क्लोराइड के साथ लिखी जाती है। अब यहाँ पर दोनों की संयोजकता इक्वल है इसलिए लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार हमारे पास आ गया HCl। प्लस में है मैग्नीशियम तो हमने कर दिया Mg। अब इन दोनों की अभिक्रिया से बन रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड तो हमने कर दिया यहाँ पर MgCl2। अब यहाँ पर मैग्नीशियम की संयोजकता 2 है तो मैग्नीशियम की संयोजकता क्लोराइड के साथ लिखी जाती है और क्लोराइड की संयोजकता मैग्नीशियम के साथ लिखी जाती है। तो यहाँ पर एक है, मतलब एक को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए यहाँ पर एक को लिखा नहीं गया। और प्लस में बन रहा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2। अब ये जो समीकरण है ये हमारा असंतुलित समीकरण है क्योंकि इसमें अभिकारक की परमाणु संख्या और उत्पाद की परमाणु संख्या बराबर नहीं है। यहाँ पर अभिकारक में क्लोराइड की परमाणु संख्या 1 है और उत्पाद में क्लोराइड की परमाणु संख्या 2 है। अब इसे हम संतुलित करेंगे तो क्लोराइड अभिकारक में क्लोराइड की परमाणु संख्या 2 करेंगे तो हम यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे। अब ये 2 क्लोराइड की परमाणु संख्या को दर्शाता है और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या को दर्शाता है। तो यहाँ पर क्लोराइड भी संतुलित हो गया है और हाइड्रोजन की अभिकारक में परमाणु संख्या 2 है और उत्पाद में भी हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है। इस प्रकार हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया है और मैग्नीशियम की अभिकारक में परमाणु संख्या 1 है और उत्पाद में भी मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 1 है। इस प्रकार ये समीकरण हमारा संतुलित हो गया है। तो हम लिख देंगे संतुलित समीकरण। आई होप कि यह समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास तीसरी अभिक्रिया है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। अब हमें इस अभिक्रिया को भी शब्द समीकरण में लिखना होगा और फिर संतुलित करना होगा। तो हमारे पास इस अभिक्रिया का शब्द समीकरण आ जाएगा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ पे हमने कर दिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है, हमने कर दिया प्लस में एल्यूमिनियम। मतलब जब एल्यूमिनियम धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन
गैस बनाती है। अब हमें इस शब्द समीकरण से सूत्र समीकरण बनाना होगा, जिसके लिए हमें इन तत्वों की संयोजकता पता होना चाहिए, तभी हम सही सूत्र समीकरण बना सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे हाइड्रोजन सल्फेट भी बोलते हैं। मतलब जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसमें हाइड्रोजन और सल्फेट होता है। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन की संयोजकता लिखेंगे तो हाइड्रोजन का संकेत H होता है और उसकी संयोजकता 1 होती है। सल्फेट SO4 इसका सूत्र होता है और इसकी संयोजकता 2 होती है, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन और सल्फेट से मिलकर ही सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। और तीसरा तत्व है एल्यूमिनियम, इसका संकेत होता है Ai और इसकी संयोजकता होती है 3। अब हम संयोजकता के आधार पर इस शब्द समीकरण से सूत्र समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, जिसका सूत्र होता है H2SO4। मतलब सल्फेट की संयोजकता हाइड्रोजन के साथ 2 लिखती और हाइड्रोजन की संयोजकता 1 वो सल्फेट के साथ लिखी जाती है, लेकिन 1 को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। प्लस में बन रहा है एल्यूमिनियम, तो हमने कर दिया प्लस Ai। इन दोनों की अभिक्रिया से बन रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट, तो हमने यहाँ पर कर दिया Ai2 ब्रैकेट में SO4 और ब्रैकेट बंद में 3। अब इसका मतलब है कि यहाँ पर हमने सल्फेट की जो संयोजकता है वो 2 वो एल्यूमिनियम के साथ लिख दी है, और एल्यूमिनियम की जो संयोजकता होती है वो हमने सल्फेट के साथ लिख दी है। क्योंकि जब हम तत्वों को सूत्र के रूप में लिखते हैं तो इनकी संयोजकता को क्रॉस में लिखा जाता है। और प्लस में बन रहा है हाइड्रोजन, तो हमने कर दिया H2, हाइड्रोजन का सूत्र H2 होता है। अब ये जो समीकरण है ये हमारा असंतुलित समीकरण है, क्योंकि इसमें अभिकारक की परमाणु संख्या और उत्पाद की परमाणु संख्या बराबर नहीं है। यहाँ पर अभिकारक में हमारे पास एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या 1 है और उत्पाद में एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या 2 है। अब इसे हमें संतुलित करना होगा, तो हम यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर एल्यूमिनियम संतुलित हो गया है। अब हम देखते हैं कि उत्पाद में जो सल्फेट है इसकी परमाणु संख्या यहाँ पर 3 है और अभिकारक में सल्फेट की परमाणु संख्या 1 है, तो अब हम इसे भी संतुलित करेंगे। तो यहाँ हम मतलब इसे संतुलित करने के लिए हमें सल्फेट की परमाणु संख्या 3 बनानी होगी, तो यहाँ हम 3 से गुणा कर देंगे। तो ये 3 सल्फेट की परमाणु संख्या को भी दर्शाता है और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या को भी दर्शाता है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कैसे निकालेंगे, हम 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। इस प्रकार हमारे पास हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 6 आ जाएगी। तो अभिकारक में हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 6 और उत्पाद में हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है। अब हमें इसे भी 6 करना है, तो यहाँ हम 3 से गुणा कर देंगे। इस प्रकार हमारे पास ये संतुलित समीकरण आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास इस प्रश्न का चौथा और लास्ट अभिक्रिया है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहे के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है। अब हमें इस अभिक्रिया को भी पहले शब्द समीकरण में लिखना होगा और फिर शब्द समीकरण से हम सूत्र समीकरण बनाएंगे और उसे संतुलित करेंगे। तो हमारे पास इस अभिक्रिया का शब्द समीकरण है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहे के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है, तो प्लस में कर दिया लोहा। मतलब जब लोहा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन बनाता है। अब हम इस शब्द समीकरण से सूत्र समीकरण बनाएंगे, जिसके लिए हमें इन तत्वों की संयोजकता पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जिसका सूत्र होता है HCl, इसमें हाइड्रोजन और क्लोराइड है, तो हम यहाँ पर दोनों तत्वों की संयोजकता लिख लेंगे। तो हाइड्रोजन का संकेत H होता है और इसकी संयोजकता 1 होती है, और क्लोराइड का संकेत Cl होता है और इसकी संयोजकता भी 1 होती है। यहाँ पर है लोहा, और लोहा का संकेत Fe होता है जिसे आयरन भी कहते हैं, और इसकी संयोजकता 2 होती है। अब हम इन संयोजकता के आधार पर इस शब्द समीकरण को सूत्र समीकरण में लिखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो हम यहाँ पर कर देंगे HCl। अब यहाँ पर हाइड्रोजन की संयोजकता भी 1 है और क्लोराइड की संयोजकता भी 1 है। जब दोनों की संयोजकता इक्वल होती है तो यहाँ पर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। प्लस में यहाँ पर लोहा, तो लोहा का संकेत हो गया Fe। जब Fe हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से अभिक्रिया करता है तो आयरन क्लोराइड बनाता है, तो हमारे पास इसका सूत्र आ जाएगा FeCl2। अब यहाँ पर आयरन मतलब Fe की संयोजकता 2 है, वो क्लोराइड के साथ लिखी जाती है, इसलिए हमने यहाँ 2 कर दिया, और क्लोराइड की संयोजकता 1 Fe के साथ लिखी जाती है। यहाँ पर 1 होता है लेकिन 1 को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्लस में बन रहा हाइड्रोजन, तो हमने यहाँ पर कर दिया प्लस H2। अब ये जो समीकरण है यह हमारा असंतुलित समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर क्लोराइड की जो परमाणु संख्या 1 है अभिकारक में और उत्पाद में क्लोराइड की परमाणु संख्या 2 है। अब इसे हम संतुलित करेंगे तो यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब
इस प्रकार दो क्लोराइड की परमाणु संख्या को भी दर्शाता है और हाइड्रोजन की भी। तो यहाँ पर क्लोराइड संतुलित हो गया है और हाइड्रोजन की भी अभिकारक में परमाणु संख्या 2 हो गई और उत्पाद में भी हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है, तो यह भी संतुलित है। और अभिकारक में Fe की परमाणु संख्या भी 1 है और उत्पाद में भी Fe मतलब आयरन की परमाणु संख्या 1 है। इस प्रकार ये जो हमारा समीकरण है ये हमारा संतुलित समीकरण बन गया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि है मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर देना। अब हमारे पास इस अध्याय का नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, अम्ल और क्षार में मुख्य अंतर क्या है। यहाँ पर हमारे पास अम्ल और क्षार के बीच अंतर की टेबल बनी हुई है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा पॉइंट है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। यहाँ पर लिटमस पेपर क्या होता है इसके हम आगे चर्चा करेंगे। तीसरा पॉइंट है, अम्ल पानी में हाइड्रोजन प्लस आयन छोड़ते हैं, क्षार पानी में हाइड्रोक्साइड माइनस आयन छोड़ते हैं। चौथा पॉइंट है, अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस और लवण बनाते हैं, क्षार धातु से क्रिया करके जल और लवण बनाते हैं। पांचवा पॉइंट है, अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन दान करते हैं और इलेक्ट्रॉन स्वीकार करते हैं, क्षार ऐसे रसायन होते हैं जो प्रोटॉन स्वीकार करते हैं और इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। छठा पॉइंट है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। यहाँ पर पीएच मान क्या होता है इसकी भी हम चर्चा आगे करेंगे। सातवां पॉइंट है, अम्ल क्षार को उदासीन कर देता है और क्षार अम्ल को उदासीन कर देता है। यहाँ पर हमारे पास कुछ अम्लीय पदार्थों के उदाहरण है, जैसे नींबू, सिरका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। और यहाँ पर हमारे पास क्षार के भी कुछ उदाहरण है। पहला उदाहरण बेकिंग सोडा, साबुन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया, ये सारे क्षारीय पदार्थ होते हैं और नींबू, सिरका ये अम्लीय पदार्थ होते हैं। हमने अध्याय 2 के 14 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े और समझे हैं जो बोर्ड एग्जाम से संबंधित है और यही प्रश्न बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से कर लेना। इन प्रश्नों से एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।